Hello everyone, today we will study mind map of first chapter of political science class 10th power sharing। सबसे पहले हमें इस बुक में दो केस स्टडी बताई हुई हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम की जो प्रॉब्लम है वो है उसकी एथनिक कंपोजिशन। वहाँ पे 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ओनली 1% जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं एंड 20% डच स्पीकर्स। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसमें जो डच स्पीकर्स हैं बेल्जियम कंट्री में वो मेजॉरिटी में है, बट ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है इसमें डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है। इसमें इनकी जो टेंशन है वो है इतनी कंपोजिशन की वजह से। और जो श्रीलंका है इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे रिलीजन और लैंग्वेज है। यहाँ का इतनी कंपोजिशन देखा जाए तो वो 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं एंड 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं। और इसमें भी कुछ डिवीज़न है। जो 13% लोग हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% जो लोग हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। और जो 7% वहाँ पे जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, वो तमिल्स और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया, वो था कि इन्होंने 4 टाइम अमेंडमेंट्स करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, यानी एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट जिसको नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये उनके कल्चर लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देती थी। नेक्स्ट है नो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट है भले वो स्टेट की हो या सेंटर की, वो किसी की सबऑर्डिनेट नहीं होगी। नेक्स्ट है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो इनकी जो असेंबली वगैरह होगी उसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, चाहे वो डच स्पीकर्स हों या फ्रेंच स्पीकर या जर्मन वाले हों। नेक्स्ट है मेजोरिटिज़म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज़म का मतलब ये है जब जो लोग मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने का ट्राई करते हैं, उसे कोई मेजोरिटिज़म टर्म दिया गया है। अब सिन्हाला में क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से जो तमिल्स लोग थे वो बहुत नाराज़ हुए। नेक्स्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज़्म को फॉस्टर करेगी। अब इन दोनों की वजह से भी जो श्रीलंका तमिल्स हैं वो बहुत नाराज़ हो गए। अब वहाँ पे ये कर दिया गया कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब पे उनको अच्छे रैंक्स मिलेंगे। अब इसके चलते हुए जो श्रीलंका है उसमें सिविल वॉर स्टार्ट हो गया ड्यू टू डिस्ट्रस्ट बिटवीन बोथ कम्युनिटीज़, और ये 2009 में फोर्सफुली एंड किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिविल वॉर होता क्या है। सिविल वॉर एक ऐसा वार जो नेशन के अंदर दो कम्युनिटीज़ के बीच में हो, जैसे इंडिया है और पाकिस्तान। अगर ये आपस में लड़ेंगे तो ये सिविल वॉर नहीं कहलाएगा। अगर इंडिया में ही अगर ए कम्युनिटी और बी कम्युनिटी है, अगर वो आपस में लड़ेंगे तो ये सिविल वॉर कहलाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हम चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। इसमें जो मान लो कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, ये आपस जो वर्क करते हैं एक दूसरे के वर्क को चेक एंड बैलेंस करते हैं, कोई भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करता है। अब जो वर्टिकल है इसको हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। जैसे कि इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, देन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये डिवीज़न है वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपने इंटरेस्ट के ऊपर जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड की जा सकती है, तो वो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को बोलेंगे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कोलिजन। इसके हम एग्जांपल जैसे एनडीए, इंडिया एंड यूपीए, ये कुछ अलाइंसेस हैं, यानी कि जब एक सरकार जो है वो गठबंधन सरकार बनाती है, यानी कोलिजन गवर्नमेंट। जैसे कि बीजेपी जो थी उसने एनडीए का अलायंस फॉर्म किया था और कांग्रेस ने यूपीए। तो हमने इस पूरे चैप्टर में यही था, ये इसका माइंड मैप है। ये एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको, अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ इसको पढ़ के चले जाए तो। थैंक यू।